आज हम करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कौन कौन सी है? सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो है टाइडल वॉल्यूम, टीवी, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। हम जो नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं यानी नॉर्मल रेट पे, अभी अगर हम रेस्ट पे हैं तो जो हम नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसके अंदर हम जितनी एयर इंस्पायर करते हैं या जितनी एयर एक्सपायर करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। इट इज अप्रोक्स 500 ml, 500 ml के अप्रोक्स होती है ये। दैट इज अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट कोई भी हेल्दी मैन इंस्पायर या एक्सपायर कर सकता है, वो टाइडल वॉल्यूम होगी। अगली है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। A person can inspire by a forcible inspiration। मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कौन सी है? जो कि एक फोर्सफुल इंस्पायरेशन से कोई भी पर्सन इंस्पायर कर रहा है। दिस एवरेजेस, ये कितनी हो सकती है? 2500 ml to 3000 ml। फिर ऐसा ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है, ERV। वो क्या है? पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सेबल फोर्सिबल एक्सपायरेशन। एक फोर्सिबल एक्सपायरेशन से, फोर्सिबल एक्सलेशन से कितनी एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं, वो होती है ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितनी होगी? दिस एवरेजेस 1000 ml to 1100 ml। ये हो सकती है 1000 ml से 1100 ml तक। रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल वॉल्यूम, अगर हम इंस्पायरेशन करें या एक्सपायरेशन करें तो जो कुछ अमाउंट ऑफ एयर है वो हमेशा हमारे लंग्स में रहती है ताकि लंग्स कोलैप्स ना करें। उस एयर को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो एयर बच गई लंग्स के अंदर वो क्या होगी? रेजिडुअल वॉल्यूम। दिस एवरेजेस 1100 ml to 1200 ml होती है। By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities। तो जो कैपेसिटीज है वो हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को ऐड करके derive कर सकते हैं, which can be used in, जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस के अंदर यूज किए जा सकते हैं। जैसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी भी एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं वो क्या होगी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीवी प्लस IRV। तो IC क्या होगा? टीवी प्लस IRV। यानी अगर हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तो उसके बाद हम टाइडल वॉल्यूम भी लेंगे और IRV भी ले सकते हैं। फिर अगला है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, EC। EC क्या हो जाएगा फिर? टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। इसके अंदर क्या आएगी? टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Functional residual capacity, FRC, volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो कि लंग्स के अंदर रहेगी, इसके अंदर क्या आएगा? ERV प्लस RV। RV रहती है और हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तो ERV भी रहेगी लंग्स में। वाइटल कैपेसिटी, VC, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। एक फोर्स, मतलब हमने फोर्सफुल एक्सेलेशन किया तो उसके बाद जो मैक्सिमम वॉल्यूम है एयर की एक पर्सन ब्रीद इन कर सकता है। इसके अंदर आएगा ERV, टीवी प्लस IRV। और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि एक फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद जितनी एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं तो हम टाइडल वॉल्यूम भी कर सकते हैं, IRV भी कर सकते हैं और ERV भी कर सकते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced expiration। forceful expiration करने के बाद जो एयर हमारे लंग्स के अंदर बच गई वो क्या होगी? टोटल लंग कैपेसिटी। और इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे? RV, ERV, TV एंड IRV। और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या आते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम। तो इसको हम क्या कह देते हैं? वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगी? टोटल लंग कैपेसिटी।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो एल्वियोली होती है वो होती है प्राइमरी साइट्स, दे आर द प्राइमरी साइट्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज। ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी क्या हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकती है। ब्लड और टिश्यूज के बीच में जो ऑक्सीजन होती है और CO2 होती है आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स। इन साइट्स पे ज्यादातर ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होती है बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी एक डिफरेंस कोज करके, एक डिफरेंस क्रिएट करके डिफ्यूजन होता है। सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस as well as the thickness of the membranes involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion। तो thickness हो गई, इन जो भी डिफ्यूजन के अंदर जो भी मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व है उनकी थिकनेस मैटर करती है या फिर उन गैसेस की सोल्युबिलिटी भी मैटर करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gases, इसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, यानी एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय PO2 ऑक्सीजन के लिए PO2, PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन। इस टेबल के अंदर जितना भी पार्शियल प्रेशर है वो है, जैसे जो रेस्पिरेटरी गैसेस है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर का कितना होता है 159 प्रेशर, एल्वियोलाई के अंदर 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95 और टिश्यूज के अंदर होता है 40। CO2 का कितना होगा एटमॉस्फेयर के अंदर 0.3, एल्वियोलाई के अंदर 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 और टिश्यूज के अंदर 45। तो यहाँ पे ये क्या है कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑक्सीजन के लिए क्रिएट किया गया फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, ताकि फ्रॉम हाई टू लो मूव कर जाए। तो इसीलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी एक डिफरेंस कोज किया जाता है। अगर यहाँ पे जैसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलस एंड द बॉडी टिश्यूज विद ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का अगर डायग्राम दे रखा है तो यहाँ पे क्या कोज कर रखा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, जिससे जो अलग अलग गैसेस है उनकी मूवमेंट हो रही है। जैसे जो इंस्पायर्ड एयर है एल्वियोलर एयर, जैसे 104 mmHg ऑक्सीजन के लिए और 40 mmHg इसके लिए, तो यहाँ पे उससे कम होगी ताकि एल्वियोलर से जो ऑक्सीजन है वो इस तरफ मूव करे पल्मोनरी वेन के अंदर, फिर ऐसे फर्दर वो मूवमेंट करे। तो इसीलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जरूरी होता है, फ्रॉम हाई टू लो मूव करेगी हमेशा। A gradient is present for CO2 in the opposite direction, और इसकी opposite direction में क्या है CO2 के लिए gradient होगा, that is from tissue से blood और blood से alveoli। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times ज्यादा होती है किससे ऑक्सीजन से, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2। इसीलिए O2 से ज्यादा जो डिफ्यूजन का रेट मेम्ब्रेन पर यूनिट का डिफरेंस होता है, रेट होता है जो डिफ्यूजन का, वो CO2 का होता है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर से बना होता है ये, जिसका नाम है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलाई की, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज की, एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन composed of, जो कि किससे बनी है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of capillaries। यानी जो भी cells of capillaries है, यानी एंडोथेलियल सेल्स ऑफ जो भी कैपिलरीज है या फिर स्क्वेमस एपिथेलियम है, तो उनको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी सराउंड कर रही है।
इन बिटवीन देम, इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, पर मिलीमीटर से भी कम होती है इसकी थिकनेस। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यूज एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई। इसीलिए जो मूवमेंट होती है CO2 की टिश्यूज टू एल्वियोलाई और ऑक्सीजन की फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यूज वो पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि जितने हर एक फैक्टर्स जो है वो कि हर एक फैक्टर्स फेवरेबल है। फिर इसके बाद आ जाएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इनको डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर इन गैसेस के ट्रांसपोर्ट को।